हाँ, तो आज अपन मॉडल पेपर की अगली कड़ी में अपन पढ़ेंगे 7वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है दो भुजाएं समांतर है, त्रिभुज की कुछ भुजाएं दी गई है, उसमें ईसी ज्ञात करना है। तो पहले अपन इस प्रश्न से संबंधित चित्र बनाते हैं। इस प्रकार का एक त्रिभुज है जिसमें ए, बी और सी शीर्ष है। इसकी एक भुजा समांतर खींची जा रही है जिसका नाम है डी ई। अब ये दोनों भुजाएं जब समांतर होती है तो एक प्रमेय लागू होता है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स ने यह कहा था कि यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को, अन्य जो दो भुजाएं हैं ये, इनको प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचे तो अन्य भुजाओं के जो खंडों के जो अनुपात है वो बराबर होंगे। यानी ये जो भुजाएं दोनों दो भागों में विभाजित हुई है, इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होता है। अर्थात ए डी, यानी यहां से ए डी बट्टा डी बी, इन दोनों का जो अनुपात है वो ए ई आगे ई सी के बराबर होता है। यह थेल्स ने कहा। ये कब होता है? जब ये भुजाएं समांतर होती है तो, और यदि इनका अनुपात बराबर है तो भुजाएं समांतर होगी। ये दोनों तरफ से प्रमेय सत्य है। अब इनके मान अपन जैसे रखेंगे प्रश्न में से, ए डी का मान है वो 1.5, डी बी का मान 3 बराबर ए का मान 2। तो ई सी का मान पूछा गया है। ई सी का मान अपन को मालूम नहीं है तो इसका मान माना कि अपन x मान लेते हैं। तो इसका मान 1.5 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, तो इसका मान कितना है ये इन्होंने पूछा है। तो बस क्रॉस गुणा कर दो आगे, वज्र गुणा जिसको अपन कहते हैं। 1.5 गुणा x, इनका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब अपन को x का मान ज्ञात करना है तो इनके जो गुणा में है उसको इधर भेज दो, भाग में हो जाएगा। तो 1.5 है वो भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव है लेकिन यहाँ दशमलव नहीं है, तो दशमलव हटाने का वैसे नियम आपको मालूम ही है। दशमलव के बाद में समान अंक होते हैं तो अपन दशमलव हटा सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव बाद में एक अंक है तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद में एक अंक लगवा दो, फिर दशमलव दोनों तरफ से हट जाएगा तो 60/15 हो जाएगा। अब 15 का भाग है, इसमें सीधा सीधा कितनी बार भाग जाता है? 4 बार भाग जाता है। तो अर्थात ई सी है वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो इसमें बी राइट है। कभी कभार क्या करते हैं ये ए ई सी नहीं दे करके क्या पूछ लेते हैं, सीधा ए सी पूछ लेते हैं। तो ए से सी तक, तो इसका मतलब हुआ ई सी है वो 4 आ गया। आगे ये कितनी 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले से है, तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यदि कई बार ये टोटल पूछ लेते हैं लेकिन बच्चे वो जल्दबाजी में जैसे ही इसका 4 उत्तर आता है तो 4 वाला राइट कर लेते हैं। अपन को यहाँ पर ध्यान जरूर देना है कि ई सी पूछा है या ए सी पूछा है। तो ए सी यदि पूछते हैं तो 6 और ई सी पूछते हैं तो कितना हो गया? 4 हो गया। इस चीज़ का थोड़ा आप विशेष ध्यान रखते हुए प्रश्न को हल करेंगे। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मूल बिंदु। अब मूल बिंदु क्या होता है? जहां x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। तो ये x अक्ष हो गया जो धरातल के समांतर होता है, और धरातल के ऊर्ध्वाधर में जो है लंबवत वो y अक्ष है। ये तो हो गया y अक्ष।
और ये हो गया एक्स अक्ष। दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं यही मूल बिंदु है, और मूल बिंदु का ऑलरेडी निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। ये निर्देशांक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कई बार इसका निर्देशांक है वो 0 0 लिखा हुआ भी आ सकता है और नहीं भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि ये सबको पता है, सर्वविदित है, इसलिए कई बार नहीं देते हैं। अब x का मान है वो -3 है और y का मान है वो कितना है, 4 है। तो x का मान -3 और y का मान 4, यानी कि लगभग बिंदु यहाँ है। अब इसमें बहुत सारे वैसे प्रश्न बनते हैं, इसमें केवल दूरी पूछी है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि ये बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में है, तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो बिंदु P है वो कौन से चतुर्थांश में मौजूद है, द्वितीय चतुर्थांश में मौजूद है। कई बार कह देते हैं कि इसमें ये जो बिंदु P है इस भुज का मान कितना है, तो भुज का मान पूछते हैं, यानी कि आपको x का मान बताना है, x का मान बताना है। x का मान कितना है, -3, तो भुज कितना हो गया, -3 हो गया। कोटि पूछ लेते हैं, तो कोटि पूछ लेते हैं, इसका मतलब आपको y का मान बताना है, तो y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। इसके अलावा चतुर्थांश हो गया, भुज और कोटि हो गया। ध्यान रखना ये भुज और कोटि दोनों शब्द आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है x की जो वैल्यू है वही भुज का मान होता है और y का मान होता है वही कोटि। और एक चीज और ध्यान रखनी है, भुज और कोटि का मान जब भी आप बताते हो उस वक्त आपको चिन्ह प्लस का है तो प्लस ऑलरेडी माना जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस का है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब भी दूरी की बात आती है तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, उसको नेगेटिव में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दूरी है वो हमेशा अदिश राशि होती है। विस्थापन होता है तो उसमें आपको प्लस भी लिखना पड़ता है, और यदि माइनस होता है तो माइनस भी अपन को लिखना होता है, लेकिन दूरी के लिए एनी टाइम आपको धनात्मक ही मान लिखना है, ऋणात्मक में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन भुज और कोटि का मान जब भी आप लिखोगे उस समय यदि वो प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके अलावा और इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो उसमें वो कह सकते हैं कि मूल बिंदु से दूरी पूछिए इसकी, जबकि ये मूल बिंदु की जगह x अक्ष से दूरी पूछ सकते हैं, x अक्ष से दूरी कितनी है, तो ये रहा x अक्ष, तो इस x अक्ष से इस बिंदु की कितनी दूरी है, तो ये जो दूरी है वो x अक्ष से दूरी है, तो ये कितनी होगी, 4 होगी। तो x अक्ष से दूरी कितनी है, 4। y अक्ष से दूरी पूछ सकते हैं कि ये y अक्ष पड़ा, y अक्ष से दूरी कितनी है, तो ये y अक्ष जो गुजर रहा है, तो इससे ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये 3 होगी। और अभी मैंने बोला था वो या केवल 3 आपको लिखना है, 3 इकाई, इसमें आपको माइनस प्रतिशत करने की जरूरत नहीं है, दूरी के लिए माइनस प्रतिशत करने की जरूरत नहीं है। जब आप भुज लिखेंगे उस समय आप माइनस में लिखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब फिलहाल इन्होंने पूछ लिया है मूल बिंदु से कितनी दूरी है, तो ये रहा मूल बिंदु, यहाँ से सीधी दूरी कितनी है, ये दूरी आपको डिस्टेंस है वो आपको पूछिएगा। तो डिस्टेंस के लिए आपको मालूम ही है, इसका जो व्यापक सूत्र है d बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ ऊपर स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर 2 1 लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 1 - 2 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से यदि नेगेटिव होगा तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो भी प्लस रहेगा। तो स्क्वायर होने की वजह से आप यहाँ पर 1 या 2 आपस में चेंज कर देते हो, यानी कि कहने का मतलब है आप फॉर्मूला है वो 1 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप दोनों में से कोई भी अपनी इच्छा अनुसार बदलाव कर सकते हो, दोनों सेम उत्तर आएगा। और इसका मात्रक हमेशा ध्यान रखना है, इकाई होता है, वर्ग इकाई मत लेना, क्योंकि आप जैसे आपको जानते हैं वर्ग इकाई है वो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, यहाँ पर दूरी पूछिए तो केवल आपको इकाई लिखना है। अब इसमें अपन जैसे ही मान रखेंगे तो x1, ये x1 कितना हो गया, -3 माइनस मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 0, तो -0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस
दूसरे बिंदु का निर्देशांक 0, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको जैसे अपन हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा, 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब 5 आगे क्या होगा, इकाई होगा, ध्यान रखना। हालांकि यहाँ पर इकाई है वो प्रदर्शित नहीं की है, तो यहाँ केवल आप 5 लिख दें। और कई बार क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग इकाई और यहाँ पर लिख देते हैं केवल इकाई, तो आपको केवल इकाई वाला राइट करना है, केवल आंकड़े पर ध्यान नहीं देना, उसका मात्रक भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के अंदर मूल बिंदु से जो दूरी है उसका जो विशिष्ट फॉर्मूला है वो x1 माइनस x2 जो होता है प्लस y1 माइनस y2 होता है। तो इसमें ये दोनों तो जीरो ही होते हैं, मूल बिंदु तो निर्देशांक 0 है, इसीलिए x2 का मान भी 0 है और y2 का मान भी 0 है। तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 में से 0 जाएगा तो वही रहना है का स्क्वायर। इसीलिए मूल बिंदु से जो दूरी है इसका विशिष्ट फॉर्मूला ये भी होता है। अब जब x1 और x2 x के डबल मान होते हैं, एक को 1 कहना पड़ता है, दूसरे को 2 कहना पड़ता है। जब यहाँ पर अब सिंगल ही है, डबल x है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 1 प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, तो केवल ये लिखा जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का विशिष्ट फॉर्मूला। ये तो होता है व्यापक फॉर्मूला, यानी कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो ये फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला है। तो ये व्यापक फॉर्मूला हो गया, मानक फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। और ये हो गया केवल मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए। सामने मूल बिंदु, दूसरा कोई भी बिंदु हो सकता है, लेकिन एक तरफ मूल बिंदु है, तो ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं इनको विशिष्ट फॉर्मूले कहा जाता है, जो किसी विशेष परिस्थिति के लिए वो सॉल्व किया हुआ होता है। आधा भाग सॉल्व किया होता है, बाकी का भाग है वो जो जानकारी अपन को आगे x और y की दी जाती है उसके अनुसार आपको हल करना होता है। व्यापक फॉर्मूला और विशिष्ट फॉर्मूला, व्यापक फॉर्मूले से ही विशिष्ट फॉर्मूला बनता है जो विशेष परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री से, आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री लाल बट्टा कक्का होता है। इसमें 6 अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये चीज होती है। तो अब यहाँ पर इसने पूछा है कि साइन बी का मान कितना है, यानी कि कौन है वो बी है, तो यहाँ पर कौन है वो बी है। तो अब आप सर्वविदित जानते हैं कि 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सम्मुख जो भुजा होती है उसको अपन कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और जो कोण अपन इस्तेमाल करते हैं प्रश्न के अंदर, उसकी सम्मुख जो भुजा है वो लंब कहलाती है, पीछे रह गई वो हो गई आधा है। इस प्रकार से ये तय किया जाता है। अब यहाँ पर हो गया साइन बी बराबर, अब बात आ गई साइन की, तो यहाँ पर साइन का अनुपात देख लो किन का होता है, लंब और कर्ण का होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पर चित्र में देखो आप, लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5। इसका मतलब हो गया साइन बी का मान है वो 3/5 हो गया, यानी कि इसमें 3/5, यानी कौन सा राइट हो गया, सी राइट हो गया। अब यहाँ पर मान लिया कि आपको पूछ लें कि साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान कितना है। अब यहाँ पर कौन सा कोण यूज हुआ है, सी कोण यूज हुआ है। तो ध्यान रखना जो कोण इस्तेमाल करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, उस वक्त के लिए लंब कहलाती है। तो ये चीज पहले की है, ये बी के लिए, सी के लिए ये लंब होगा, तो ये हो जाएगा आधार। ये तो एनी टाइम कर्ण ही रहता है। तो अब यहाँ पर लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान कितना है 4, तो 4
बटा कर्ण का मान तो 5 ही है। तो जब सी के लिए है उस वक्त लंब है वो कौन होगा, और जब बी है तो बी के लिए जो लंब है वो कौन होगा, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जो कोण इस्तेमाल करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा है वो लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो कर्ण कहलाती, शेष भुजा बचती है वो आधार हो जाएगी। तो उसके हिसाब से अपन को जवाब देना होता है। एक ही प्रश्न के अंदर कोण जब चेंज होते हैं तो फिर लंब और आधार की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ये निश्चित नहीं रहती है। कोण के साथ साथ में ये बदलाव होता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, खंबे की परछाई। खंबे की परछाई, एक ये खंबा है, इधर सूर्य है, तो सूर्य की जैसी किरणें इधर आएगी तो इस खंबे की छाया है वो यहाँ आ जाएगी। तो ये तो हो गई छाया या परछाई, ठीक है। और ये हो गई खंबे की ऊंचाई, यानी 90 डिग्री कोण हो गया। अब यहाँ पर ये जो उन्नीन कोण है वो कितना है, तो इन्होंने कहा है कि जितनी ऊंचाई है उतनी ही छाया है। तो अब ऊंचाई कितनी मान ले अपन, x मान ले, तो छाया भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। नहीं नहीं, ऊंचाई के लिए हाइट h ठीक पड़ता है, तो h मान लो, चल कोई भी मान लो, तो ये h मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी h, और दोनों भुजाएं यदि बराबर है तो इस प्रकार से आपको बराबर का संकेत लगवा देना है। अब देखो ये कोण ज्ञात करना है, तो इसके सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाएगी आपके लिए, लंब कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो तो एनी लाइन क्या कहलाती है, कर्ण। अब पीछे ये बचती है तो ये क्या कहलाएगी, आधार। अब अपन को कर्ण से कोई मतलब नहीं है, न कोई ज्ञात करना है, न कोई इसके बारे में कोई जानकारी दी है, तो इसको हटा दो। अब पीछे कौन रह गया, लंब, और दूसरी तरफ कौन रह गया, आधार। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसका नाम क्या है, इन दोनों भुजाओं के बीच का जो अनुपात होता है, संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब इसका मान रखो, लंब का मान कितना है, x, आधार का मान कितना है, दोनों बराबर है, x हो गया, तो x का भाग x में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि tan थीटा का मान है वो कितना आ गया, एक आ गया। अब अपन को सारणी में देखना है कि ये एक मान है वो tan के अंदर कितने डिग्री पर होता है। तो ये सारणी आपको याद है, तो उसमें ये 45 डिग्री पर tan का मान है वो एक के बराबर होता है। तो इसमें कौन सा कोण हो गया, 45 डिग्री का। जब भी ये दोनों भुजाएं बराबर होगी उस वक्त 45 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से ये 10 प्रश्न मॉडल पेपर के अंदर दिए गए हैं जिसका समाधान आप कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न जो होते हैं उसमें किस प्रकार का मामूली सी बदलाव कर सकते हैं, तो उस बदलाव के अनुसार भी अपन को जवाब देने के लिए एनी टाइम तैयार रहना है। रटना नहीं है, समझने की जरूरत है। धन्यवाद।